क्षमता विकसित की, बल्कि इसने उसे एक व्यवहारिक क्षमता भी दी। उसकी टेलीपोर्टेशन और अजेल गोल्डन बॉडी क्षमताओं को जोड़ते हुए युद्ध के मैदान पर उसकी क्षमताओं ने अन्य श्रेक 7 डेविल्स को भी पीछे छोड़ दिया, जो टैंग सैन के बाद दूसरे स्थान पर था। जहां तक दूसरी स्पिरिट बोन की बात है, ये टैंग सैन या जियो वू के लिए उपयुक्त नहीं था। साथ ही एक टैंग सान जो घोस्ट डॉलर से लिया था, उसने अब 2 स्पिरिट हड्डियां जमा कर ली थी। वह दोनों को अपने साथियों को देने की तैयारी कर रहा था। 2 स्पिरिट हड्डियों में से एक टाई मुबाई के अनुकूल थी और दूसरी जुजुकिंग के लिए और भी अधिक उपयुक्त थी। भले ही स्पिरिट की हड्डियां अच्छी थीं, फिर भी उनका उपयोग उन लोगों द्वारा किया जाना था जिन्हें सर्वोत्तम प्रभाव के लिए उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। ग्रैंड मास्टर के शिष्य के रूप में टैंग सान को हमेशा अपने शिक्षक के निर्देश याद रहते थे। जियो वू देखो जंगल में खड़े होकर टैंग सान जियो वू की ओर थोड़ा मुस्कुराया और अपनी ओर इशारा किया। वह बस अपनी ब्लू सिल्वर एम्परर स्पिरिट जारी कर रहा था और बारी बारी से लाल और काले 9 स्पिरिट रिंग्स ने लोगों को एक शक्तिशाली दृश्य प्रभाव दिया। ठीक इसी समय टैंग सान के भीतर से एक नीली धुंधली चमक उमड़ पड़ी। इसके तुरंत बाद एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। 9 स्पिरिट रिंग जो किसी भी प्रतिद्वंद्वी को डर का एहसास करा सकती है, वह अचानक बदल गई। उन्होंने रंग बदला, नीली रोशनी प्रवाहित हुई और उसकी सभी आत्मा के छल्ले अचानक सफेद हो गए। जियो वू की विस्मयकारी निगाहों में वे फिर से पीले हो गए, फिर बैगनी और अंत में काला। प्रकाश फिर प्रकट हुआ। 9 स्पिरिट रिंग अचानक एक कम और फिर 1 सेकंड, 1/3, जब तक कि सभी 9 स्पिरिट रिंग पूरी तरह से गायब नहीं हो गए। लेकिन अभी टैंग सान ने स्पष्ट रूप से अपनी ब्लू सिल्वर एम्परर भावना को छोड़ दिया था। जी, आपने ये कैसे किया? जियो वू ने टैंग सान को चकित देखा। उसने पाया कि टैंग सान की उपस्थिति भी उसकी आत्मा के छल्ले के साथ तेजी से बदल रही थी। आत्मा को वापस लेते हुए टैंग सान मुस्कुराया। यह एक समझ है जिसे मैंने ब्लू सिल्वर डोमेन का उपयोग करके स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट की खोज करते हुए प्राप्त किया। इन दिनों के शोध के बाद यह अंत मूल रूप से बन गया है। यह एक डोमेन क्षमता के रूप में नहीं गिना जाता है, लेकिन ये अभी भी एक उपयोगी छोटी चाल है। ये मेरे मानसिक शक्ति नियंत्रण के साथ उत्कृष्ट परिणाम दिखा सकता है। मैं इसे छलावरण कहता हूँ। ब्लू सिल्वर डोमेन में बदलाव के माध्यम से मैं अपने स्पिरिट रिंग्स को छलावरण कर सकता हूँ, उनके रंग बदल सकता हूँ, या यहाँ तक कि ऐसा प्रतीत कर सकता हूँ कि मेरे पास कोई स्पिरिट रिंग नहीं है। ये मेरी उपस्थिति पर लगाम लगाने के साथ साथ एकदम सही है। मेरे वर्तमान स्पिरिट रिंग बहुत आकर्षक है। यह इस छलावरण क्षमता के साथ बहुत बेहतर है। जब तक ये बेबीटों के स्तर पर एक शक्ति नहीं है, यहाँ तक कि टाइटल डॉलू भी मेरे माध्यम से नहीं देख पाएगा। जो वो टैंग सान की बाहों में उछला, उसके लंबे पतले पैर उसकी कमर के चारों ओर लिपटे हुए थे, जो उसकी गर्दन पर लटके हुए थे। ये क्षमता अच्छी है। ये निश्चित रूप से बहुत सारी परेशानी को टाल सकती है। टैंग सान ने अपना सिर नीचे किया और जियो वू को होठों पर चूमा। वह शर्मा गई, लेकिन विरोध नहीं है किया। इन दिनों दोनों एक साथ गोंद की तरह चिपके हुए थे। हवा और बारिश का अनुभव उनके दिलों को और भी करीब ला दिया था। अंतिम कदम न उठाने के अलावा उनकी अंतरंगता की डिग्री किसी विवाहित जोड़े से कम नहीं थी। बेशक वो आखिरी कदम जियो वू के इनकार के कारण नहीं था। ये टैंग सान था जिसने इसे अपनी शादी की रात के लिए रखने की पहल की थी। वह जियो वू से बहुत प्यार करता था। वह नहीं चाहता था कि उसकी प्रेमिका को कोई पछतावा हो। ठीक इसी समय अचानक टैंग सान ने अपना सिर आइस एंड फायरलाइन यांग वेल की ओर देखने के लिए उठाया। जियो वू उसी समय मुड़ा। उसने देखा कि प्रकाश की एक सुनहरी किरण उस क्षेत्र में आकाश की ओर बढ़ रही है। जमीन पर मौजूद सभी नीली चांदी की घास इस समय धीरे धीरे हिल रही थी, मानो उत्साह से कांप रही हो। मां सफल हुई टैंग सान उत्साह से खुश हो गया। जियो वू को नीचे जाने दिए बिना उसने अपने बाएं हाथ से उसकी बट को पकड़ लिया, दाहिने से सीगॉट ट्राइडेंट को पकड़ लिया और सीधे बर्फ और आगे यांग वेल की ओर उड़ते हुए ऊपर चढ़ गया। भले ही ये एक स्पिरिट बीस्ट फॉरेस्ट हो या नहीं, हवा में उनका शक्तिशाली मानसिक दबाव सीधे फैल गया। सूर्यास्त वन में किसी भी आत्मा जानवरों को उनके साथ कुछ भी करने के बारे में सोचने से भी दबा दिया। पलक झपकते ही वे पहाड़ पर पहुंच गए और आसमान से उठ रही वे सुनहरी रोशनी फिर भी नहीं रुकी। एक गहन परिचित भावना ने टैंग सैन को सीधे उस सुनहरी रोशनी में चार्ज करने के लिए प्रेरित किया। वह प्रकाश उज्जवल प्रकाश की शक्ति नहीं थी, बल्कि जीवन की एक अविश्वसनीय रूप से विशाल आभा थी, जो सुनहरे प्रकाश के तारे के छींटों से बनी थी। जैसे ही टैंग सान पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, इससे पहले कि वह घाटी में प्रवेश कर पाता, वह विशाल सुनहरा खंभा अचानक बिखर गया। हवा में बिखरे हुए सुनहरे प्रकाश के धब्बों में बदल गया और सूर्यास्त वन की ओर तैर गया।
जैसे ही तांग सान के पास से प्रकाश के सुनहरे धब्बे गुजरे, उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया है कि जीवन की एक विशाल आभा उसके शरीर को संतृप्त कर रही है। उसके मन में उसकी माँ की कोमल आवाज गूंज उठी, मेरे लोगों, मैं आपको निस्वार्थ रूप से अपने आप को समर्पित करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मुझे पुनः जन्म प्राप्त करने दिया। जीवन का ये प्रकाश आपके लिए मेरा उपहार है। मुझे आशा है कि आप जल्दी विकसित होंगे। जियोवू ने वही आवाज नहीं सुनी, क्योंकि उसके पास ब्लू सिल्वर सम्राट का कोई खून नहीं था, लेकिन वो अभी भी आकाश और पृथ्वी को ढकने वाली सुनहरी रोशनी से आकर्षित थी और चकाचौंध थी। एक बार जियोवू अपने आप में वापस आ गया। तांग सान ने एक हाथ से उसकी कमर पकड़ ली और दोनों एक विशाल पक्षी की तरह आसमान से गिर पड़े। बीच में वे पहले से ही आइस फायर इन यांग वेल के किनारे पैदा हुई उस आकर्षक महिला को देख सकते थे। उसका शरीर पूरी तरह से जीवन की कोमल रोशनी से आच्छादित था। एक सुनहरे नीले रंग की पोशाक पहने हुए उसका महान और सुरुचिपूर्ण स्वभाव उसके अलौकिक चेहरे को स्थापित कर रहा था। उसकी नीली आंखें क्रिस्टल की तरह निर्दोष थीं। उसकी पोशाक की चारों ओर सुनहरे रिबन लगे हुए थे और एक फीकी नाजुक सुगंध हवा में लटकी हुई थी। वह अपने 30वें दशक में लग रही थी। उसकी खूबसूरत आंखें उसके सामने पहले से ही बेजान आकृति को गौर से देख रही थीं। उसकी सुंदरता एक सशस्त्र और एक पैर वाले आदमी के साथ बिल्कुल विपरीत थी, लेकिन जब उसने उसे देखा तो उसके हाव भाव नम्रता से भरे हुए थे। येन टैंगोहाव ने उसका नाम लगभग कटुता से पुकारा। शर्म की भावना ने उसे अपना सिर झुका लिया। उस सुंदर रूप को देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन इस समय एक कोमल पतला हाथ उसके रूखे चेहरे पर फिर से उठाकर पहुंचा। एक जानी पहचानी खुशबू, दशकों पहले याद की गई खुशबू ने तुरंत टैंगोहाव का दिल भर दिया। हाओ, तुम हमेशा मेरे हाव हो। इन वर्षों में भले ही मैंने आपको बचाने के लिए अस्थायी रूप से अपना जीवन खो दिया हो, मुझे पता है कि आपका भाग्य मुझसे भी अधिक करवा रहा है। हम अंत में एक साथ हो सकते हैं। इस बार मैं आपको फिर से नहीं छोड़ूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे बदल जाते हो, तुम हमेशा मेरे आदमी हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें हमेशा और हमेशा के लिए प्यार करता हूँ। इनकी आवाज कांप रही थी। भावनाओं की घुटन भरी सिसकियां, आंसू उसके चेहरे पर मोतियों की टूटी तार की तरह लुढ़क रहे थे। टैंगहाव ने आखिरकार आहलेन का फिर से सामना किया। उसके खूबसूरत चेहरे को और भी करीब से देखा। 25 साल की भावनाओं को अपने दिल में अचानक बाढ़ की तरह टूटने से रोककर उसने अचानक अपनी पत्नी को अपनी एक बाह से घेर लिया, उन्हें कसकर एक साथ खींच लिया, जोर जोर से रोया। स्पिरिट मास्टर वर्ल्ड में क्लियर स्काई डॉलो हमेशा एक क्रूर लौह पुरुष था, जो व्यापक रूप से अपने अद्वितीय हमलों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब उसका फूट फूट कर रोने का रूप एक बच्चे जैसा था। 25 साल से उसके दिल में सारी भावनाएं विवश थीं। जियोवू ने तांग सान के लिए खुद को बलिदान कर दिया और तांग सान को तुरंत 2 वन राजाओं द्वारा प्रबुद्ध किया गया था कि उसे पुनर्जीवित करने का एक मौका था। लेकिन जब आहलेन ने खुद को बलिदान किया तो वह टैंगोहाव के लिए केवल एक ब्लू सिल्वर सम्राट बीज थी और उनका नवजात शिशु। टैंगोहाव के लिए यह एक बड़ा झटका था। उनकी प्यारी पत्नी, उनके बेटे की माँ आखिरकार उनके सामने रहकर खड़ी होगी। कोमल भावनाएं लंबे समय से उसके दिल में कसकर बंद होगी, हिंसक रूप से बाहर निकल गई। इस दृश्य को देखकर जियोवू भी टैंग सान के आलिंगन में छिपकर रोने से नहीं रोक सका। टैंग सान भी रोया, लेकिन वो मुस्कुरा कर रोया। आखिरकार पूरा परिवार फिर से मिल गया। इस पल के लिए वह पहले से ही बहुत लंबा इंतजार कर चुका था। अंत में उनका एक परिवार था, एक परिवार जिसमें उनके माता पिता दोनों थे, साथ ही साथ उनकी कोमल और सुंदर पत्नी भी थी। उसे अब लगने लगा था कि प्रयास करने के लिए और कुछ नहीं है। यहाँ तक किसी गुड़ का दिव्य आसन भी उसे आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। टैंग सान ने चुपचाप चलते हुए जियोवू को अपने पास खींच लिया। उनके माता पिता के पास निश्चित रूप से बोलने के लिए बहुत कुछ था। उनके लिए ठीक से परिचित होना बेहतर था। एक बेटे के रूप में उन्हें निश्चित रूप से उन्हें स्थान देना था। एक कोमलता और खुशी जिसमें उसने कभी टैंग सान को अधिक उत्साहित नहीं किया था। इस रात टैंग सान ने जियोवू को कसकर पकड़ रखा था जब वे सो रहे थे। उन्होंने खेती नहीं की, इतना अधिक कि उन्होंने साधना या अन्य चीजों की किसी भी प्रश्न पर विचार तक नहीं किया। उसके मन में उसका हृदय केवल एक घनी गर्माहट थी। मुखबिरी, नमोज, कीड़ों और पक्षियों की आवाज। टैंग सान गहरी नींद से जाग गया। जियोवू अभी भी अपने गर्म आलिंगन में मीठी नींद सो रहा था। दोनों बाहें अभी भी उसके गले में लिपटी हुई थी। उसका चेहरा खुशी से भर गया था। उसका प्यारा रूप देखकर टैंग सान उसकी प्यारी नाक की नोक को कुतरने से नहीं रोक सका। जियोवू की नाक फड़क गई और उसने नींद से धुंधली आंखें खोल दी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें झपका रही थी। उसकी लंबी पलकें नाच रही थीं।
टैंग सान को उसे इतनी करीब से देखते हुए वो अभी भी टैंग सान की बाहों में वापस जाने से नहीं रोक सकी। जी, तुम मुझे इस तरह किस लिए देख रहे हो? टैंग सान फुसफुसाए। जियोवू, मुझे डर है कि मेरे पास जीवन भर के लिए आपको देखने के लिए पर्याप्त नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? जियोवू बड़बड़ाया। तब मैं आपको 2 जन्मों 3 जन्मों हमेशा के लिए देखने दूंगा। जब तक तुम पीछे नहीं हटोगे मैं सदा तुम्हारी पत्नी रहूंगा। टैंग सान ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन जियोवू को एक गहरे चुंबन के साथ उत्तर दिया जिससे वह लगभग सांस लेने में असमर्थ हो गई। जब टैंग सान और जियोवू घाटी में लौटे तो उन्होंने तांग हाओ और आहलिन को आइस फायरलाइन यांग वेल के पास बैठे पाया। आहलिन तांग हाओ की बाहों में झुक गई। उसकी धुंधली निगाहें बर्फ और आहलिन यांग वेल से 2 रंगीन धुंध को उठते देख रही थीं। टैंग हाओ को उन्होंने अब जो देखा वह एक अलग व्यक्ति की तरह था। उसके मूल रूप से कुछ भूरे बाल अब वास्तव में पूरी तरह से काले हो गए थे। उसके चेहरे पर आधे से अधिक रेखाएं चली गईं। उसकी साफ आंखें चारों ओर चमकीली नजरों से देखती थी, यहाँ तक कि कभी-कभी लोगों को दिल की धड़कन का एहसास भी कराती थी। वह 10 साल छोटा लग रहा था। बचपन से ये पहली बार था जब टैंग सान ने अपने पिता को इस तरह मुस्कुराते हुए देखा था और वह पुकारने से खुद को रोक नहीं सका। माता पिता टैंग हाओ और आहलिन ने उसी समय उन्हें देखने के लिए अपना सिर घुमाया। टैंग हाओ के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान दिखाई दे रही थी, लेकिन आहलिन तेजी से खड़ी हो गई। उसने अपनी बाहों को अपने लंबे उत्साहित बेटे की ओर फैलाया। उसकी आवाज कांप रही थी। लिटिल सैन, जल्दी आओ, माँ को तुम पर एक अच्छी नजर डालने दो माँ। टैंग सान उत्साह से चिल्लाया। जियोवू का हाथ छुड़ाया और सीगॉर ट्राइडेंट को जमीन में दबा दिया। वह अचानक अपनी माँ के सामने घुटनों के बल गिर गया। आहलिन ने टैंग सान के चौड़े कंधों को कसकर पकड़ लिया। उसका बेटा बहुत लंबा था, घुटना टिककर भी उसकी छाती ऊंची थी। ये पहली बार था जब माँ और बच्चे ने उसके जन्म के बाद गले लगाया था। उसकी माँ का आलिंगन गर्म और कोमल था। उस ममतामी उपस्थिति ने दुनिया में बाकी सब चीजों को महत्वहीन बना दिया। माँ बेटे ने रोते हुए एक दूसरे को इस तरह पकड़ रखा था। टैंग हाओ की आंखें भावना से भर गईं। आकाश की ओर देखने के लिए सिर उठाकर उसने अचानक महसूस किया है कि स्वर्ग उसके लिए निर्दयी नहीं है। इतने दर्द के बाद भी अंत में उनका परिवार फिर से एक साथ हो सकता है। इस पल वो कल टैंग सान की तरह था। सब कुछ फीका लग रहा था। हाथ फैलाकर उसने अपनी पत्नी और बेटे को गले से लगा लिया। जियोवू पास ही खड़ा था। टैंग सान के परिवार को गले लगाते हुए देखकर वो थोड़ा खोया हुआ महसूस नहीं कर सकती थी। अभी उसे अपनी मृत माँ की याद आई और द मिंग और एरमिंग को याद किया। ठीक इसी समय एक सुनहरी रिबन ने उसकी कमर को घेर लिया और अगले ही पल उसे उस गर्मात्र आलिंगन में खींच लिया गया। बेटा, उदास मत हो, अब से मैं तुम्हारी माँ हूँ। आप कभी अकेले नहीं होंगे। आपके पास छोटा सैन है और मैं और आपके पिताजी, हम सब आपका परिवार हैं। आहलिन ने धीरे से जियोवू के सिर को सहलाया, धीरे से बोला। भले ही उसकी आवाज रोने से थोड़ी घुटी हुई थी, जियोवू के कानों तक यह दुनिया की सबसे मार्मिक आवाज लग रही थी। भले ही एरलांग ने उसे अपनी गोद ली हुई बेटी के रूप में पहचाना, लेकिन एरलांग का उग्र स्वभाव जियोवू की माँ से बहुत अलग था। लेकिन आहलिन ने अब उसे ऐसा भ्रम दिया जैसे उसकी माँ का वास्तव में पुनर्जन्म हुआ हो। उतनी ही कोमलता और उदारता से अपने शरीर को लपेटकर और अपने हृदय को भी लपेटते हुए इस क्षण उसकी एकाकी असहायता पूरी तरह से वाष्पित हो गई। माँ खुशी के आंसुओं से आलिंगन करते हुए सबके दिलों में अलग अलग भावनाएं थीं। जिसने इसे सबसे गहरा महसूस किया वह तांग हाओ था। पूरी तरह से आधे समय की धूप के बाद उसने टैंग सान को खींच लिया। ठीक है, आज आपके परिवार के पुनर्मिलन का खुशी का दिन है। हम सब मुझे रो नहीं सकते। आहलिन ने सिर हिलाया। टैंग सान और जियोवू के चेहरे से आंसू पोंछते हुए, तुम्हारे पिता सही कह रहे हैं। आज का दिन खुशी का है, हमें उत्साहित होना चाहिए। टैंग सान अब पहले ही होश में आ गया था और आहलिन इनसे पूछा, माँ आपकी तबीयत कैसी है? यही बात उन्हें सबसे ज्यादा चिंतित करती थी। आखिरकार उसकी माँ ने 2 बार 100,000 साल तक खेती की थी और कई बाहरी ताकतों से भी समर्थन प्राप्त किया था। उसे डर था कि उसकी माँ के पुनरुत्थान में कोई समस्या होगी। आहलिन ने कहा, उम्मीद से भी बेहतर। मैंने न केवल अपने मानव रूप को पुनर्स्थापित किया है, मैंने तब से अपने साधना स्तर को भी पुनर्स्थापित किया है। ऐसा लगता है जैसे मेरा शरीर वैसा ही है जैसा मुझे याद है। मेरी आत्मिक शक्ति अभी 70 पद के पार है। केवल अभी भी कुछ अंतर हैं। ये आपके ब्लू सिल्वर डोमेन के प्रभाव के कारण हो सकता है, जो मुझ में ब्लू सिल्वर एम्परल रक्त को जगाता है। भले ही मेरी वर्तमान आत्मा शक्ति सिर्फ स्पिरिट से स्तर पर है, मेरी मानसिक शक्ति और विशेष रूप से मेरी ब्लू सिल्वर ग्रास आत्मीयता लगभग समान है। मानो मैं 1 लाख वर्ष का आत्मिक पशु था।
लेकिन कोई बात नहीं, ये सभी अच्छी चीजें हैं। यहाँ तुम्हारे और तुम्हारे पिता के साथ मेरी 70 रैंक की ताकत काफी है। टैंग सान ने अपने मन में सोचा कि ये सौभाग्य की बात है कि उसकी माँ को शुरू से ही अपना मानव रूप शुरू नहीं करना पड़ा, अन्यथा अगर वे अब एक छोटी लड़की की शक्ल में होती तो उसके पिता इसे स्वीकार कर सकते हैं या नहीं, यहाँ तक कि वे यह भी महसूस करेंगे। बहुत अजीब, आयन ने कहा, मैं पहले से ही पूरी तरह से पुनर्जन्म ले चुका हूँ। लिट्टे सैन, चलो क्लियर स्काई स्कूल चलते हैं। टैंग सानो बेशक समझ गया था कि उसकी माँ क्यों अधीर थी और उसने तुरंत अपनी स्वीकृति में सिर हिलाया। इसके विपरीत टांग हाओ ने अपना सिर हिलाया। चलो जल्दी मत करो, हमारे परिवार के लिए एक साथ रहना अधिक महत्वपूर्ण है। आयन, आपका अभी अभी पुनर्जन्म हुआ है, पहले अपनी साधना को सुदृढ़ करें, नहीं तो मुझे चिंता होगी। आयन ने बेपसी से कहा, बुक्स या वर्ल्ड में नवीनतम अध्याय पढ़ें, केवल साइट क्या मैं अभी बहुत अच्छा नहीं हूँ? चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से अपने आप से अच्छा व्यवहार करूंगा। मेरे लिए और तुम्हारे लिए और हमारे बेटे और बहू के लिए। टैंग हाओ की जिद्दी हेड के तहत 3 दिनों तक काइस और फायरलाइन यांग वेल वैली में खुशहाल परिवार की तरह रहे। हर दिन आयन और जियो वो खाना पकाने के प्रभारी थे, जबकि टैंग सैन और टैंग हाओ ने कुछ खेती की समझ का आदान प्रदान किया। जब टैंग हाओ ने सुना कि टैंग जियो ने टैंग सैन द क्लियर स्काई 9 एब्सोल्यूट्स को पास कर दिया है, तो उसने उन्हें इस्तेमाल करने दिया और उसने साइड से संकेत दिए। अपनी पत्नी के पुनर्जीवित होने के साथ टैंग हाओ का मृत हृदय भी नए जीवन में वापस आ गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो दिन ब दिन जवान होता जा रहा है। वह पीठ की तुलना में बिल्कुल अलग व्यक्ति था जब उसने अभी अभी अपने अंगों को तोड़ा था। बेशक टैंग हाओ में उतनी शक्ति नहीं थी जब टैंग सान एक बच्चा था। अपने बेटे को बड़ा होते देख उसकी आंखों में मुस्कान आ गई। आयन के शरीर के साथ बिना किसी समस्या के 3 दिन बीत गए। टैंग हाओ की पत्नी के आग्रह पर परिवार ने आखिरकार सनसेट फॉरेस्ट को छोड़कर क्लियर स्काई स्कूल जाने का फैसला किया। सनसेट फॉरेस्ट की सीमा हेवन डू सिटी से लगती है, जो क्लियर स्काई स्कूल से अधिक दूर नहीं है। अपने पिता को अपने हाथ और पैर को जल्दी से पुनर्जीवित करने में मदद करने के लिए टैंग सैन तब भी नहीं मरा जब वे हेवन डू सिटी से गुजरे। चारों का परिवार सीधा क्लियर स्काई स्कूल गया। टैंग सान मूल रूप से भी संप्रदाय में जाना चाहता था। 5 बुजुर्गों द्वारा उठाई गई 3 आवश्यकताएं